Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our economic series जो हमारी इकोनॉमिक सीरीज चल रही है जिसमें कि छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट वीडियो के माध्यम से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसको कि यूपीएससी एग्जाम में पूछता है वो कंप्लीट करने वाले हैं। उसकी नेक्स्ट वीडियो को आज हम लोग देखने वाले हैं और आज जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए समझिए एक चीज को, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने से पहले मान के चलिए एक कंट्री है, दिस इज कंट्री ए, इंडिया, लेट इट बी इंडिया, एंड दिस इज कंट्री बी, दैट इज लेट इट बी यूएसए। एक है इंडिया और कंट्री बी यूएसए। तो अगर यहाँ पे इसके अंदर एक सिटीजन है और दूसरा सिटीजन है, तो अगर इस एक सिटीजन को इस दूसरे सिटीजन के साथ ट्रेड करनी होगी तो सिंपली ये रुपीज दे करके ट्रेड कर लेगा। इसके पास भी रुपीज है क्योंकि एक ही कंट्री में रह रहा है और इसके पास भी रुपीज है, तो यहाँ पे किसी चीज का कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। सिंपली ये ऐसे रुपीज देगा या फिर जो इसे चाहिए होगा ले लेगा, या इसे रुपीज देगा जो इसे चाहिए होगा ले लेगा। अब मान के चलो एक सिटीजन दे रही, सिटीजन 3 और ये पर्सन 3 जो कंट्री बी यूएसए में रहता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, इस और इसको 2 के साथ ट्रेड करना है, सिटीजन 2 के साथ, पर्सन 2। तो यहाँ पे इसके पास तो रुपीज है और इसके पास डॉलर है। तो जब ये ट्रेड इस पर्सन बी और पर्सन 3 के बीच हो रहा है जहां पर की करेंसीज सेम नहीं है, करेंसीज डिफरेंट है, यहाँ डॉलर है और यहाँ पे रुपीज है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पिक्चर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब आप समझ रहे हो इस चीज को। अगर मान के चलो 10 रुपए $10 की ट्रेड है, अगर यहाँ से $10 जिसने भेजा तो यहाँ पे +$10 हो जाएगी, सॉरी +$10 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे $10 आ गई और यहाँ से आ रही है तो यहाँ -$10 हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज। देखिए आप समझिए, आप ये चीज समझ गए, अब डिफिनेशन आप जब देखोगे तो अच्छे समझ जाओगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा रेसिडेंट्स, अगर रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच की जरूरत हो, रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच में जब कोई ट्रेड होना हो तो वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पिक्चर में नहीं आता है। बट रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट जो अदर कंट्री का रेसिडेंट है उसके बीच जब ये चीज करनी हो तब यहाँ पे हियर कम्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द पिक्चर। दिस इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो आप देखो जैसे कि कंट्रीज में ऐसे +-10 हुई, +10 हुई, तो ये क्या जो हमारा सेंट्रल बैंक है, बैंक तो सब इसका रिकॉर्ड रखते हैं। इस कंट्री से यहाँ इतनी डॉलर आई, इस कंट्री से इतने डॉलर आई, तो ये रिकॉर्ड हमको मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एंड इट इज मेंटेन्ड बाय डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बाय सेंट्रल बैंक। इंडिया के इसके सेंट्रल बैंक में क्या है, दैट इज आरबीआई। इंडिया में आरबीआई करता है, ठीक है। मेंटेन बाय डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। एक तो यहाँ पे इस सेंट्रल बैंक में हो रही है और एक यहाँ इस सेंट्रल बैंक में भी हो रही होगी। तो क्या दो सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जहाँ पे कि दोनों सेंट्रल बैंक्स में अकाउंटिंग हो रही है। तो ये दैट इज डबल डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें अगर यहाँ से 10 जा रही है तो यहाँ भी -10 हो रहा है, और यहाँ पे 10 आ रही है तो यहाँ +10 हो रहा है। फिर अगर यहाँ से जा रही है तो यहाँ भी माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक आपकी अकाउंटिंग हो रही है कि यहाँ पर भी अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है। दैट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, एक ओवरऑल एक डेफिनेशन से एक आइडिया लग गया होगा। अब इतने जगह न्यूज वगैरह में पढ़ते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में आपने पढ़ा था जो 1991 में हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में, इसके बाद एलपीजी आई थी। तो अब चीज आपको समझ में आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब बढ़ते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की टाइप्स में। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज करेंट अकाउंट, सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो करेंट अकाउंट इज समथिंग which includes goods and services। अब देखो इस चीज को भी अच्छे से समझ लो। मान के चलो कि यूएसए है, ये इंडिया है, ठीक है।
इंडिया का कोई डॉक्टर गया यूएस में, ठीक है, इंडिया का कोई डॉक्टर गया यूएस में और यहाँ पे उसने पेशेंट की ट्रीटमेंट की और उसे फीस में $100 मिले और वो $100 को उसने इंडिया भेज दिया। तो ये $100 इंडिया में कैसे आए? थ्रू सर्विसेज। समझ रहे हो? अगर वहां कोई एम्प्लॉयड है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी हो, ये रिमिटेंसेस, अगर कोई वहां पे एम्प्लॉयमेंट करे तो रिमिटेंसेस भेज रहा है, तो दिस इज व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। अगर मान के लो ट्रेड हो रहा है, हमारे इंडिया में कोई एक आ, समझ लो कोई एक चेयर बनी और इस चेयर को हमने बेच दिया यूएसए में, तो उस चेयर को यूएसए ने $5 में खरीदा, तो ये क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। ये ट्रेड, गुड्स एंड ट्रेड, यहाँ पे क्या गुड्स का ट्रेड हो रहा है और एक सर्विसेज हो रहा है और रिमिटेंसेस वगैरह जो भी आप बोलना चाहो। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है, देन इट विल बी कॉल्ड एज करेंट अकाउंट, और जब गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, देन इट विल कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। कब इन्वॉल्व नहीं है? जैसे मान के चलो यहाँ पे इंडिया यूएसए, अब यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, यूएस से $500 की लोन ले ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर भी तो डॉलर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी डॉलर्स आ रहे हैं, पर यहाँ पे गुड्स के एक्सचेंज में आ रहे हैं, यहाँ पे डॉलर्स आ रहे हैं पर कुछ सर्विसेज के एक्सचेंज में आ रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो $500 हमने एज ए लोन लोन ले लिया हुआ है, ठीक है, हमने एक्सटर्नल बोरोइंग कर ली है। तो यहाँ पर भी ये डॉलर्स आ रहे हैं, पर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हुआ, एज ए लोन हम लोग ले रहे हैं। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज ना हो, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की डिफरेंस को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। करेंट अकाउंट किसे कहेंगे और कैपिटल अकाउंट किसे कहेंगे? जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो, देन इट विल बी कॉल्ड करेंट अकाउंट, और जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज ना हो, देन इट विल बी कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो देखो, करेंट अकाउंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, that is trade account and invisible account. अब ट्रेड अकाउंट क्या होता है? वी ऑल नो सिंपली ट्रेड मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड इज व्हाट? सिंपल जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो ट्रेड हो रहा है। तो इनविजिबल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? हमारी सर्विसेज आ जाएगी, हमारी रिमिटेंसेस आ जाएगी, रिमिटेंसेस आ जाएगी, और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में मतलब क्या? अगर मान के चलो, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब समझ लो, अगर हमने यहाँ पे लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो इंडिया ने यूएस को लोन दिया हुआ है $500, तो उस $500 पे जो इंटरेस्ट आ रही है, इंडियन लोन दिया $500, तो उस $500 पे जो इंडिया को इंटरेस्ट आ रही है, दैट विल बी कवर्ड इन करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट हो गई, ये गिफ्ट्स हो गया, कोई गिफ्ट्स अगर कोई कहीं से भेज रहा है, डोनेशंस हो गया, दिस थिंग विल बी कैलकुलेटेड इन करेंट अकाउंट। तो ये टेबल आपको अच्छे से दिमाग में रख लेना है। क्या होगा, यूपीएससी अपने एग्जाम्स में 4-5 चीजें दे देगी, सर्विसेज, रिमिटेंसेस, इंटरेस्ट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, और पूछ देगी हाउ मेनी ऑफ विल बी इंक्लूडेड इन करेंट अकाउंट। तो ये टेबल आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए कि क्या क्या चीज करेंट अकाउंट्स में आ रही है, क्या क्या चीज कैपिटल अकाउंट्स में आ रही है। तो करंट अकाउंट समझ गया, तो इनविजिबल अकाउंट क्या होती है वो भी मैं समझा देता हूँ। व्हाट इज इनविजिबल अकाउंट? इनविजिबल अकाउंट की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? सो इनविजिबल अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, यहाँ किसका एक्सपोर्ट हो रहा है? सर्विसेज का, प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसीट्स माइनस इंपोर्ट सर्विसेज प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, एंड दिस इज नोन एज इनविजिबल अकाउंट। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही है, पर यहाँ पे सर्विसेज का है और उसमें ट्रांसफर रिसीट्स को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। ट्रांसफर रिसीट, तो आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहां से रिसीट, रिसीट मींस मनी, कुछ तो आएगा ही नहीं। रिसीट और एक्सपेंडिचर का आप लोग डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं? एक्सपेंडिचर दैट इज जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, और रिसीट जो हमारे पास मनी आ रही है, दिस इज मनी कमिंग टू अस, और इसमें क्या हो रहा है? मनी हम लोग एक्सपेंडिचर में हम लोग खर्च कर रहे हैं, दिस इज रिसीट एंड ये, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट, ट्रांसफर रिसीट मीन्स एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सिंपली ध्यान में रखो, बस यहाँ पे क्या सर्विसेज का इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है।
अब देखो इंपोर्ट करोगे तो हम लोग क्या पेमेंट कुछ होगा उसका, और जब एक्सपोर्ट करोगे तो उसकी कुछ रिसीट होगी, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो दिस इज व्हाट, ये आप समझ गए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये करंट अकाउंट में ये सारी चीजें आती है। अब सेकंड इज कैपिटल अकाउंट, और अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगी, कैपिटल अकाउंट में हमारी आएगी एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देन वी विल हैव सोवरेन डेट, जो कंट्री की डेट होगी, जो कंट्री ने लोन वगैरह लिया हुआ जो डेट होगी, दैट इज सोवरेन डेट। एफडीआई एफपीआई, ऐसा नॉर्मली आप समझ ही लो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे कंट्री में, जिनके बदले उनको रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। तो फॉरेन कंट्री अगर इंडिया में हमारी कुछ इन्वेस्ट कर रही है तो इट इज एफडीआई। एफपीआई जब उसका शॉर्ट टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट हो, और एफडीआई मतलब लॉन्ग टर्म उन्होंने कुछ सोचा हो, ठीक है। वो मैं एफडीआई और एफपीआई पे इसके नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा, उसमें मैं एफडीआई और एफपीआई को अच्छे से डिस्कस करूंगा, वहां पे आप समझ जाओगे अच्छे से, क्योंकि एफडीआई एफपीआई से काफी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, देयर यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइस वे। अभी बस ध्यान में रखो, सॉवरेन डेट दो कंट्री के लोन वगैरह डेप्ट है, ECB that is external commercial borrowings, external commercial borrowings, and NRI debt, जो NRI की डेट है, ठीक है। तो ये बस आप टेबल ध्यान में रखो, क्योंकि इस टेबल से यूपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी और करंट अकाउंट में क्या आएगी। तो कैपिटल करंट अकाउंट में क्या, जो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो, देन इट विल बी कम इन करंट अकाउंट, ये सारी चीज ट्रेड और इनविजिबल में सर्विस रिमिटेंसेस, इंटरेस्ट, गिफ्ट, डोनेशन। और कैपिटल अकाउंट में जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा, जैसे एफडीआई एपीआई, सॉवरेन डेट, कमर्शियल बोरोइंग्स, एनआरआई डेट, जितना डेप्ट एंड बोरोइंग्स वगैरह जो भी आप देख रहे हो, एफडीआई को क्यों हम लोग बोरिंग में ले रहे हैं, समझो इस चीज को। एफडीआई को इसलिए बोरिंग में ले रहे हैं कि मान के चलो कि यहाँ पर कोई एक कंपनी है अमेरिका की, इट हैज इन्वेस्टेड इन आवर, इन इंडिया, इंडिया में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है $100, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर इस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न जनरेट हो रहा है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में उन्हें 110 रुपए उन्होंने कमाया इन्वेस्ट करके, तो 110 रुपए तो वापस उस कंपनी को चली जाएगी ना, आई होप आप समझ रहे हो। तो इसलिए इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ले रहे हैं। तो एफडीआई एफपीआई सॉवरेन डेट कमर्शियल बोरोइंग्स एनआरआई डेट ये सब कैपिटल अकाउंट में आएगी, और जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है करंट अकाउंट में। इस टेबल को आप लोग को ध्यान में रखना, इस टेबल से काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, अगर आप प्रीवियस ईयर भी बनाओ तो इस टेबल से आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस ओवरऑल अगर आप एमसीक्यू के एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है दिमाग में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो टेबल को ध्यान में रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की ये सारी चीजें आप यहाँ तक समझ गए होगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब एक चीज और देखो, जब ये दिस, जब करंट अकाउंट में हमारा ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट दोनों डेफिसिट में हो, देन वी कॉल इट एज करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। जब ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट दोनों अकाउंट हमारे जब डेफिसिट में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखो 1994 में क्या हुआ था, current account convertibility was introduced in our country. Current account convertibility was introduced, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कब करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ था, इन ईयर 1994। और अब देखो एक इस करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे कमेटी भी बनी थी, ठीक है, जिसको हम लोग कमेटी ऑन करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी बोलते हैं, दैट इज SS तारापुर कमेटी। इसके चेयरमैन थे SS तारापुर। दिस कमेटी वाज ऑन करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसलिए मैं इस कमेटी इंपॉर्टेंट ये कमेटी है, इसको आप मेंस में भी अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको इस कमेटी को बताना सही समझा, तो आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या था कि जो भी हमारे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, इसको हम लोग फेज मैनर में स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड CAC करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन फेज मैनर। इस गारंटी में मतलब ये कहना था कि हमको फेज मैनर में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को स्टार्ट करना होगा इन फ्रॉम 1997 to 2007 अंडर सर्टेन रेगुलेशंस। अब वो रेगुलेशंस क्या क्या होंगे कि हमारा इन्फ्लेशन should be less than 5%, fiscal deficit should be less than 3.5%,
NPA, non-performing assets, should be less than 5%, and we should have educate forex, that is जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, that should be educate. So this was, these regulations were given by तारापुर कमेटी, एस तारापुर कमेटी, जिन्होंने बोला था कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को हमें फेज मैनर में 1997 से 2007 तक चलाना होगा, और विद दिस कंडीशंस कि इन्फ्लेशन 5% से कम हो, फिस्कल डेफिसिट 3.5% से कम, एनपीए 5% से कम, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और हमारे पास एक एडुकेट फॉरेक्स, सो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एडुकेट होना चाहिए. और सो दिस वाज अबाउट करंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. और अगर आप ये देखोगे, जो साउथ एशियन क्राइसिस थी, this was also due to fall of करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. जब हमारी करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की प्रॉब्लम हुई थी, जो साउथ एशियन टाइगर जिसको बोला जाता है, जो कंट्री इतना एक्सपोर्ट वगैरह करती है, उस कंट्री में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के प्रॉब्लम से ही साउथ एशियन क्राइसिस हुई थी. तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि साउथ एशियन क्राइसिस किस वजह से हुई थी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के ही वजह से. तो आई होप बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एमसीक्यू में काफी पूछी जाती है, वो चीजें आपको समझ में इस वीडियो के थ्रू आ गई होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. और उसके जो ये टेबल तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान में एकदम रखो कि क्या क्या करंट अकाउंट में आती है और क्या क्या कैपिटल अकाउंट में आती है. इस तारापुर कमेटी के बारे में आप लोगों ने समझ लिया. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.